वेदांत खुद से बड़बड़ाता है, ये कैसी आहट है? रेवती भी उस आहट को सुनकर एकदम खामोश हो गई थी। उसका ध्यान भी उस आहट पर चला गया था। वो आहट धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी और देखते ही देखते वो आहट क्लियर होने लग जाती है। समझ में आने लग जाता है कि वो आहट किस चीज की थी। जब रेवती और वेदांत दोनों उस आहट को गौर से सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ढेर सारे लोग एक साथ चल रहे हैं और वो भी बहुत तेजी से। तभी अलग अलग लोगों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। पहले आदमी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, मार डालेंगे उस सौदाइन को, उसने हमारे बच्चों को मारा था, हम उसके भी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। दूसरे आदमी की आवाज सुनाई देती है, जलाकर राख कर देंगे उसे भी और उसके घर को भी। तीसरे आदमी की आवाज सुनाई देती है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। ऐसे ही कई सारे लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी और उन लोगों में सिर्फ आदमियों की ही नहीं बल्कि औरतों और बच्चों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा गांव ही उन्हें मारने के लिए आ रहा था। जब रेवती और वेदांत इस आवाज को सुनते हैं तो डर से सहम जाते हैं। वो आपस में झगड़ा करना बंद कर देते हैं। वेदांत एक डर के साथ रेवती से कहता है, ये तो गांव वालों की आवाजें हैं। रेवती डरते हुए कहती है, शायद उन्हें पता चल गया कि गांव में जो भी कांड हुए हैं वो हमने किए हैं, तभी वो इतने गुस्से के साथ इस तरफ आ रहे हैं, हमें हमारे पापों की सजा देने के लिए। वेदांत गुस्से के साथ कहता है, हमने कोई पाप नहीं किया है, ये तो पुण्य का काम था। वेदांत ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर गांव वालों की दस्तक हो जाती है। दरवाजा लगा हुआ था जिस कारण भीड़ अंदर घुस नहीं पाई थी। वो भीड़ बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लग जाती है। एक आदमी की भारी आवाज सुनाई देती है, तोड़ डालो इस दरवाजे को, आज उस सौदाइन को नहीं छोड़ेंगे हम। दरवाजा तोड़ने की आवाज आने लग जाती है। दरवाजा जोरों से हिलने लग गया था, जैसे वो कुछ ही पल में टूट जाएगा। वेदांत गुस्से के साथ रेवती से कहता है, ऐसे बैठी क्या हुई है रेवती, जल्दी कर और चढ़ा दे इस बच्चे की बलि, वरना वो लोग अंदर आ जाएंगे और यदि गांव वाले अंदर आ गए ना तो फिर ना तो तू बचेगी ना मैं, सब खत्म हो जाएगा। रेवती खामोश रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वेदांत उस पर दबाव बनाते हुए फिर बोल पड़ता है, ये बात तू भी अच्छे से जानती है कि अभी हम इतने ताकतवर नहीं है कि इन सबका अकेले सामना कर सके। ताकतवर बनने के लिए तो मैं तुझे इस बच्चे की बलि देने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं ताकतवर बन गया तो अभी के अभी पूरे गांव को शमशान में बदल दूंगा, तुझे कोई छू तक नहीं पाएगा, देखना तू। रेवती सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। वो अपने मासूम बच्चे की आंखों में देखने लग जाती है, जिसकी आंखों में जीने की ललक थी। रेवती चाहकर भी अपने बच्चे को मार नहीं सकती थी। आखिर वो एक माँ थी और एक माँ खुद मर सकती है पर अपने बच्चे को कभी मरने नहीं दे सकती थी। वेदांत फिर रेवती से बोल पड़ता है, मार दे इसे, अगर तुझसे ये नहीं हो पा रहा तो दे अपना नाखून, मैं इसे मार देता हूँ। वेदांत ने इतना कहा ही था कि तभी धड़ाम से दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ गिर जाता है और इसी के साथ पूरी भीड़ घर के अंदर घुसना शुरू कर देती है। आदमी, औरत, बच्चे, हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ था। किसी ने अपने हाथ में मशाल पकड़ी हुई थी, तो किसी ने खंजर, तो किसी ने लाठी। फर्श पर बने निशान और वहां पर रखे खून से सने कांटों को देखकर सब समझ जाते हैं कि इस वक्त भी वो दोनों मिलकर कोई सा टोना टोटका ही कर रहे थे। भीड़ को देखकर वेदांत और रेवती दोनों ही घबरा जाते हैं। उनके समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक औरत गुस्से के साथ रेवती की तरफ देखते हुए बोल पड़ती है, तू ही है ना जिसने मेरी कोख को सूना किया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जिंदा जला दूंगी तुझे। दूसरी औरत बोल पड़ती है, यही है वो सौदाइन, मार डालो इसे। वेदांत बहुत शातिर था। वो उसी वक्त अपना दिमाग दौड़ाता है और हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ मार डालो इसे, इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, ये तो मेरे बच्चे को भी मार डालना चाहती थी, पता नहीं ये सौदाइन कौन सा टोना टोटका करके कौन सी काली शक्ति पाना चाहती है। वेदांत गांव वालों की नजरों में अभी भी एक मामूली इंसान था, इसलिए सभी को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। पूरी भीड़ रेवती को और गुस्से के साथ देखने लग जाती है। रेवती घबराहट के साथ कहती है, नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मैंने तो ये सब। रेवती अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वेदांत उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, इस सौदाइन रेवती ने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत औरतों की कोख को सूना किया है, ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए, जल्दी करो मार डालो इसे, वरना ये हमें भी मार डालेगी। वेदांत के ये बात कहते ही सब लोग गुस्से के साथ रेवती को मारने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। रेवती कुछ बोलने की कोशिश करती है पर कोई उसकी एक नहीं सुनता है। गांव वालों पर रेवती को मारने का जुनून सवार हो गया था। इस तरफ डायंतिका के घर में जब डायंतिका और निशाच ये सब होते हुए देखते हैं तो वो दोनों भी घबरा जाते हैं। डायंतिका निशाच से हड़बड़ाहट के साथ कहती है, ये तो गलत हो रहा है निशाच, उस नीच वेदांत को छोड़ा जा रहा है जिसने ये सब षड्यंत्र रचा है, और उस रेवती को मारा जा रहा है जो दोषी तो है पर वो मजबूर थी ये सब करने के लिए। निशाच अपनी जगह पर से खड़े होते हुए कहता है, हमें ये सब रोकना होगा डायंतिका, अगर वो भक्षानर बच गया तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
उसे मरना होगा। दयंतिका निशाच की फिक्र करते हुए कहती है, पर निशाच हमने तय किया था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। निशाच कहता है, पर दयंतिका अब हालात कुछ और है, उस वक्त कुछ और थे। अगर हम आज ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो भक्षानर बच जाएगा और वो भक्षानर बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। उसका मरना बहुत जरूरी है। दयंतिका जानती थी कि निशाच बिल्कुल सही बोल रहा था, इसलिए वो पलटकर कुछ नहीं कह पाती है। निशाच बिना देरी करे वहाँ से रेवती के घर जाने के लिए निकल जाता है। इस तरफ भीड़ गुस्से के साथ अपने कदम रेवती की तरफ बढ़ा रही थी। रेवती ने अपने बच्चे को अपने सीने से कसकर सटा रखा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रेवती रोते हुए कहती है, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मेरी बात तो सुनो। रेवती बार बार रोई जा रही थी, अपने आप को छोड़ने की गुहार लगाई जा रही थी, पर कोई भी उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं था। सभी गुस्से के साथ अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते जा रहे थे। वेदांत जानबूझकर नाटक करते हुए नम लहजे के साथ कहता है, इस सौदाइन को मार दो, पर मेरे बच्चे को मत मारना, वो तो बेचारा मासूम है, उसका क्या दोष है। मेरे बच्चे को इस सौदाइन से छीन कर मुझे दे दो। एक आदमी रेवती की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, ला तेरा बच्चा दे हमें। रेवती और कसकर अपने बच्चे को अपने सीने से भींचते हुए कहती है, नहीं, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो, दूर हटो मुझसे। आधी भीड़ रेवती से उसका बच्चा छुड़ाने में लग जाती है। एक आदमी कसकर रेवती के सिर पर लाठी से वार करता है। वो दर्द से करा उठती है, जिस कारण उसके सिर से खून बहने लग जाता है, पर तब भी रेवती अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, उसे अपने सीने से लगाए रहती है। रेवती जोर जोर से चीखती तड़पती रहती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। हर कोई उस पर लाठियां बरसाए जा रहा था। गांव वाले रेवती से उसका बच्चा छीनने में लगे हुए थे कि तभी वहाँ पर निशाच आकर खड़ा हो जाता है। निशाच के पीछे पीछे दयंतिका भी वहाँ पर पहुँच जाती है। निशाच सबको रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, रुक जाओ, इसमें इस अकेली रेवती का दोष नहीं है, इसका पति वेदांत भी दोषी है। ये सब इसने वेदांत के कहने पर ही किया है। जैसे ही निशाच ये बात बोलता है, वो भीड़ एक पल के लिए रुक जाती है, वेदांत की तरफ देखने लग जाती है। निशाच की बात सुनकर वेदांत उसे गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, पर कहता कुछ नहीं है। निशाच फिर बोल पड़ता है, ये आदमी जिसे तुम आम इंसान समझ रहे हो, ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के रूप में भक्षानर है, भक्षानर। जैसे निशाच ये बात बोलता है, वहाँ पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच जाता है, सब डर से कांप जाते हैं। वेदांत मासूम बनते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं भक्षानर नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ तुम सबकी तरह। निशाच गुस्से के साथ कहता है, क्या कहा, आम इंसान? इतना कहकर निशाच फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता है, वेदांत के पास जाता है और उसके हाथ की कलाई सबको दिखाते हुए कहता है, अगर तू एक आम इंसान है तो ये निशान तेरे हाथ में क्या कर रहे हैं? वेदांत के हाथ में भी वही 5 निशान बने हुए थे जो युग और अनुराग के हाथ पर बने हुए थे। पानी की बूंद, आग, बवंडर, इन्फिनिटी और ट्रायंगल के अंदर एक आंख का निशान। निशाच अपनी बात को आगे जारी रखते हुए गाँव वालों से कहता है, तुम सब जानते हो कि ये निशान किसके हाथ में होता है? ये निशानी है भक्षानर होने की। इतना काफी है या फिर कोई और सबूत दूं मैं तुम सबको इसके भक्षानर होने का? जैसे ही निशाच ये बात बोलता है, सब लोग गुस्से के साथ वेदांत को घूरने लगते हैं। निशाच फिर बोल पड़ता है, भक्षानर के वंश का अंत नहीं हुआ था, हमें इसे मारना होगा और इसका वजूद खत्म करना होगा, वरना ये सबको खत्म कर देगा। वेदांत समझ गया था कि अब वो अपनी पहचान सबसे छुपा कर नहीं रख सकता था, उसके सारे पत्ते खुल चुके थे। निशाच कहता है, इस रेवती के साथ इस वेदांत को भी मार डालो, इन दोनों ने ही साथ में ही पाप किए थे तो सजा भी दोनों को साथ में ही मिलेगी। निशाच की बात कहती गांव वाले वेदांत की तरफ भी उसे मारने के लिए अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। सब गांव वाले मिलकर वेदांत और रेवती दोनों को मारने लग जाते हैं। कोई एक बार भी ये नहीं सोचता है कि रेवती के हाथ में उसका बच्चा था और उसको भी लग सकती है। सब गाँव वालों को तो बस वेदांत और रेवती दिखाई दे रहे थे, कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। रेवती फिर भी अपने बच्चे को अपने हाथों से कवर किए हुए थी, उसे अपनी बाहों में भींच कर रखे हुए थी और किसी तरह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। सब गांव वाले उन दोनों को मारने में लगे हुए थे कि तभी वेदांत के अंदर का गुस्सा बढ़ने लग जाता है। उसकी आंखें काली से पीले रंग में चमकने लग जाती हैं। अगले ही पल उसके हाथ के नाखून लंबे हो जाते हैं। वेदांत गुस्से के साथ ही एक आदमी को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। उसी वक्त वेदांत अपना हाथ उस आदमी के पेट के अंदर घुसा देता है। वेदांत का हाथ उस आदमी के पेट के आर पार हो जाता है। वो आदमी दर्द से बिलक उठता है, उसके पेट से खून बहने लग गया था। जब वेदांत अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसके हाथ में उस आदमी की अंतड़ियां थी। वेदांत उस आदमी की अंतड़ियां चबाने लग जाता है, उसका मुंह खून से सन जाता है। वेदांत का ये रूप देखकर सब गांव वालों की रूह कांप जाती है। वो वेदांत को तो छोड़ो बल्कि रेवती को भी मारना बंद कर देते हैं। सब एक पल के लिए मूर्ति बनकर खड़े हो जाते हैं। निशाच और दयंतिका ने भी नहीं सोचा था कि वेदांत ऐसा कुछ करेगा, वो तो उसे कमजोर ही समझ रहे थे। अगले ही पल वेदांत अपने दोनों हाथों से
उस आदमी के सिर को पकड़ता है और उसे उसके धड़ से उखाड़ कर अलग कर देता है। उस आदमी के सिर से अभी भी खून बह रहा था। वेदांत सिर से बहते हुए खून को पीते हुए कहता है, बहुत दिनों बाद ताजा खून चखा है, अब शरीर को ताकत मिलेगी। अगले पल वेदांत उस सिर को चबाते हुए कहता है, तुम सबको क्या लगा था? तुम सब मिलकर मुझे मार डालोगे। मैं भक्षानर हूँ, भक्षानर। अगर पृथ्वी के पूरे लोग भी मिल गए ना, तो वो भी मुझे नहीं मार पाएंगे। तुम सब ने मेरे काम में रुकावट पैदा करी है, उसकी सजा तो तुम सबको मिलकर रहेगी। आज कोई नहीं बचेगा, मरोगे तुम सब, कोई नहीं बचने वाला है। वेदांत जैसे जैसे उस आदमी का मांस खाते जा रहा था, उसके शरीर का आकार बढ़ते जा रहा था, साथ में वो और ज्यादा ताकतवर होते जा रहा था। वेदांत के आसपास जितने भी आदमी थे, वो सबका यही हाल करता है। सबको चुन चुन कर मार कर उनका मांस खाने लग जाता है, तो किसी का खून पीने लग जाता है। जैसे जैसे वो इंसानों को मारता जा रहा था और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहा था। हॉल के अंदर हलचल मच गई थी। सब गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं भागने लग गए थे। निशाच वेदांत का रौद्र रूप देखकर मन में सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये वेदांत तो पूरे गांव को खत्म कर देगा। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।